अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मेडिसिन की दुनिया के एक बहुत ही अहम टॉपिक एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी जादुई मेडिसिन है जिसने अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन आप यकीन करें कि एंटीबायोटिक्स को लेके हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स अब पहले की तरह ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। ये सब कैसे हुआ और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इस कहानी का राज आप पर खोल देंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स से पहले एक मामूली सा इन्फेक्शन भी करोड़ों लोगों की मौत की वजह बन जाया करता था। लेकिन फिर 1928 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दरियाफ्त करके दुनिया को हैरान कर दिया। और पेनिसिलिन की दरियाफ्त हादसाती तौर पर हुई। अलेक्जेंडर तो कुछ और करना चाह रहा था, कुछ और बनाना चाह रहा था, लेकिन बन कुछ और गया। अलेक्जेंडर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हुआ कुछ यूं कि अलेक्जेंडर लेबोरेटरी में काम कर रहा था और वो अपनी पेट्री डिश को ऊपर से कवर करना, उसको ढकना भूल गया। और उसकी इस गफलत ने दुनिया को एक ऐसी मेडिसिन दे दी जिसने आगे चलकर दुनिया के करोड़ों लोगों को मौत के मुंह से बचाना था। पेनिसिलिन बन चुकी थी और 1940s तक 1940 तक बहुत बड़ी मिकदार में पेनिसिलिन बनाई जा चुकी थी। और अब बारी थी इसको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जख्मी होने वाले सिपाहियों पर आजमाने की। हैरान कुन तौर पर इस ड्रग ने बहुत से सिपाहियों को, बहुत से फौजियों को मरने से बचा लिया। हेल्थ केयर सेक्टर में एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। इसके बाद डॉक्टर्स ने इसको खतरनाक इन्फेक्शन जिसमें ट्यूबरक्लोसिस और नमूनिया वगैरह शामिल थे, इस पर इसको आजमाने का फैसला किया, जो पहले ही लाखों लोगों की जान ले चुके थे। इस मेडिसिन के नतायज हैरान कुन थे। एंटीबायोटिक्स का दौर अब शुरू हो चुका था और इसकी शोहरत दुनिया भर में फैल चुकी थी। और इसके बाद कई अक़साम के एंटीबायोटिक्स बनाए गए। वो कौन से थे, आइए उस पर बात करते हैं। पेनिसिलिन बनने के बाद हम एंटीबायोटिक्स के सुनहरी दौर में दाखिल हो चुके थे। 1940 से लेकर 1960 तक डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स की तमाम नई अक़साम दरियाफ्त कर ली। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ज्यादा मशहूर हैं। और इनमें से हर एक एंटीबायोटिक ने एक अलग किस्म के बैक्टीरिया को टैकल करने में मदद दी। इस एंटीबायोटिक की वजह से सर्जरीज करना बहुत ज्यादा सेफ हो गया और इसकी वजह से कैंसर का इलाज करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। इन एंटीबायोटिक्स की वजह से दुनिया भर के लोगों की एवरेज एज में भी इजाफा हो गया। हम एंटीबायोटिक्स की मदद से बैक्टीरिया के खिलाफ कामयाबी से जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स के हाथों में इन्फेक्शन से लड़ने का एक मिस्ट्री बॉक्स आ गया था, लेकिन उन्होंने इसका हर बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके नतायज क्या निकलेंगे, ये उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था। हमने हर बीमारी के खिलाफ जब एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये हमारी एक आदत सी बन गई और हमारी इस आदत से कुछ बैक्टीरिया होशियार हो गए। उन्होंने सोचा कि ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं और उन्होंने ये बात सीख ली कि एंटीबायोटिक्स के होते हुए कैसे सरवाइव करना है। वो बैक्टीरिया अब बहुत हद तक इवॉल्व हो चुके हैं। उन बैक्टीरियाज के अंदर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। अब होता ये है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बेचारे कमजोर बैक्टीरिया होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया फैमिली के हरकुलीस जो ताकतवर बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं। फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और पहले से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाते हैं। इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इनको सुपर बग्स का नाम दिया गया है और ये वो चीज है जिससे दुनिया भर के डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हेल्थ केयर सेक्टर को जो बड़े बड़े खतरात दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। सिर्फ अमेरिका में हर साल 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और उनमें से 35,000 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ताल्लुक कहीं ना कहीं फार्मिंग सेक्टर से भी है। कैसे है, आइए बात करते हैं। अमेरिका में तकरीबन 70% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल फार्म एनिमल्स पर किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स उन जानवरों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। आलूदा खुराक और पानी पीने से ये बैक्टीरिया इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। बेसिकली अब हो ये रहा है कि हम एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरिया बड़ी तेजी से इवॉल्व करके पहले से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो रहे हैं, जबकि इलाज के दूसरे तरीके दरियाफ्त करने की हमारी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। अल्लाह ना करे मगर हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि दुनिया भर में शायद सुपर बग्स का एक तूफान आने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं।
सुपर बग्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एयूरिस बैक्टीरिया, ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स हलवा है। इन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक्स का कुछ भी असर नहीं होता, उनको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बाज दफा डॉक्टर इन बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए पुरानी और ज्यादा टॉक्सिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एयूरियस इंसानों में नमूनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन वगैरह की वजह बनते हैं। और यहाँ भी MRSA बैक्टीरिया अकेले नहीं हैं। इकोलाई और गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। वो इन्फेक्शन जिनको पहले ट्रीट करना काफी आसान हुआ करता था, जैसा कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, अब इनको ट्रीट करना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर हमने इलाज के लिए अपने तरीकेकार ना बदले तो मुस्तकबिल में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी लाखों लोगों की जान ले सकता है और ये तादाद करोड़ों में भी जा सकती है। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये इस वक्त दुनिया में हो रहा है। हम कोरोना जैसी वबा का सामना कर चुके हैं। जिस तेजी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और वायरसेस की तादाद दुनिया में बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में दुनिया ऐसी हो जहां सुपर बग्स का राज हो। आप तसव्वुर करें कि कैसी दुनिया जहां एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ दें, जहां हर तरफ लोगों पर मौत का खौफ तारी हो। ये कोई साइंस फिक्शन चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी हकीकत भी हो सकती है। साइंसदान पहले ही इस बारे में खतरात का इजहार कर चुके हैं। अगर कोई छोटा सा कट भी इन्फेक्टेड हो गया तो ये हलाकत खेज साबित हो सकता है। दुनिया में होने वाली बहुत सारी सर्जरीज जो सिर्फ एंटीबायोटिक्स की वजह से मुमकिन हो पाई थी, एंटीबायोटिक के गैर मौसर होने की वजह से नामुमकिन हो जाएंगी। ये सब सोच कर ही खौफ तारी होने लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये हकीकत है। अगर हमने ये भेड़चाल जारी रखी कि हर बीमारी के खिलाफ हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखें कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इस चीज का नतीजा करोड़ों लोगों की मौत की सूरत में निकलेगा। लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हमें इससे बचने के लिए, इस बुरी सूरत हाल से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इस पर इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं ना। आपको इस बारे में ज्यादा परेशान और खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंसदान इस मसले को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और साइंसदानों ने इसका एक हल तो निकाल लिया है। वो दोस्त को दोस्त से लड़वा कर उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात आपको यकीनन समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए साइंसदान एक मेथड का इस्तेमाल करें जिसको फेज थेरेपी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बैक्टीरिया पर वायरसेस के हमले करवा के उन्हें कमजोर करने और उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है, यानी वायरसेस के जरिए बैक्टीरिया पर हमले करवाए जाते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से बैक्टीरिया को मौत के घाट उतार सकता है। इसके अलावा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट होने से रोका जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, ये तमाम सॉल्यूशंस अभी डेवलपमेंट फेज में हैं। ये किस हद तक कामयाब होंगे, इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। दोस्तों, साइंसदान तो अपना काम कर रहे हैं, अब कुछ काम मेरे और आपके करने के भी हैं। वो क्या हैं? अब हो सकता है कि ये बात आपको हैरान कर दे कि आप और मैं मिलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बहुत हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कभी आपको वायरल इन्फेक्शन हो, जैसा कि फ्लू वगैरह, इसमें आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी, क्योंकि इन वायरल इन्फेक्शन में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं फ्लू की बात करूं तो इसका एक साइकिल होता है, वो कुछ दिनों पे मुश्तमिल होता है। जब ये वायरल इन्फेक्शन अपना वो साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है, आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि अगर कभी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करे तो आपने उसका फुल कोर्स कंप्लीट करना है, यानी डॉक्टर ने जितने दिन आपको मेडिसिन खाने के लिए कहा है आपने खानी है। बेशक आप जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन आपको वो कोर्स मुकम्मल करना है। इससे होता ये है कि जब आप चंद दिन मेडिसिन खा के आप छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन पर उसका जो थोड़ा बहुत असर हुआ होता है वो भी खत्म हो जाता है और ये चीज़ उन बैक्टीरिया, उन इन्फेक्शन के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है। और आखिरी चीज आप ये कर सकते हैं कि फार्मिंग में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम कर दें। उन फार्म से आप गोश्त खरीदें और दूध वगैरह खरीदें जो जिम्मेदारी के साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हूँ, बेदरेग इस्तेमाल ना करते हूँ। अगर हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें तो हम सब मिलकर दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ने से रोक सकते हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपने इसको खूब पसंद किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक करें,
इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। हमारा आपसे वादा है कि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।